दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है आपके 220, 230, 210 या 250। तो सही उत्तर है 250। दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों से 238 से अधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 8 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर प्रदान किया जाता है? आपको बताना है कि राज्यसभा में जो राज्य हैं उनको प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन, किस आधार पर प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, और किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो सही उत्तर है कोई भी नहीं, यानी इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, पहला कथन इस आधार पर गलत हो गया। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, और संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? तो ये राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन से सही हैं? ये भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इसमें कौन से कथन आपके सही हैं? तो यह भंग नहीं की जा सकती है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 आपके सही हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और इसके सदस्यों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आप जानते हैं 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये एक अस्थायी सदन है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताना है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
तो सही उत्तर राज्यसभा के संबंध में ये है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आप जान लीजिए 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, इसका सटीक कारण क्या है? तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसके 1/3 सदस्य दोस्तों प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप जान लीजिए राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, ये एक अस्थाई सदन है, इसलिए इसको उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। तो उत्तर है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये आपका सही कथन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा कैसे भंग होती है? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल राज्यसभा जो है भंग नहीं होती है, ये एक अस्थाई सदन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो सही उत्तर है किसी के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तर है 12 व्यक्ति। दोस्तों अनुच्छेद 80(1) के अनुच्छेद 83 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत करते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो सही उत्तर है राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जो हैं वो मनोनीत कर सकते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हताओं के विषय में निम्नलिखित अधिकथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये सही नहीं है। और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जिसमें राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन वो सही है बी एक तरह से आपका पहले सही था, क्योंकि 6 अप्रैल 2003 से पहले ये जरूरी था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 2003 के संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं से भी राज्यसभा के लिए जो है चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, तो सही उत्तर है नरगिस दत्त। दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक था। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा सदस्य थीं। 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक पद पर रहीं। वैजंतीमाला बाली 1993 से 1999 तक और देविका रानी चौधरी 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा राष्ट्रीय हित में है, बिल्कुल सही है।
राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा और ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। और चौथा है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ये आपका सही नहीं है। सही नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यद्यपि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में शामिल विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद लाती है, न कि केवल राज्यसभा। यहाँ पर दोस्तों राज्य सूची के विषय के बारे में कहा गया है, तो इसलिए कथन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 249 यानी आर्टिकल 249। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर और आपको इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति जो है निहित नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी आपका सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 109 आप जान लीजिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद राज्यसभा उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित दोस्तों लोकसभा को लौटा देती है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्यसभा 14 दिनों के भीतर यदि धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी और उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। और साथ ही अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, आप देखिए, कथन है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो सिफारिशें हैं धन विधेयक के संबंध में कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उनको स्वीकार करे। दूसरा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए गलत और आर सही है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये है धन विधेयक। अगला है दोस्तों, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा? तो उत्तर है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश या अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में कोई संशोधन करने पर यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको स्वीकार करे, वो स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? इसमें देखिए, धन वित्त विधेयक के संबंध में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक का निरस्तीकरण अथवा संशोधन केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में बिल्कुल सही है।
और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में तो ये राज्यसभा को इस पर अनन्य अधिकार है। 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास जो है अधिकतम अधिकार हैं, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, आपको बताना है। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो सही उत्तर है केवल 2, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये लोकसभा की अनन्य शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर, उसका संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर आवश्यक है। इसलिए आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं होने के कारण पहला कथन गलत है। दूसरा है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इससे तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद अभी तक अस्तित्व में तभी तक रह सकती है जब तक निचले सदन का उसमें विश्वास बना हुआ है, यानी लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संबंध में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। कोई भी सदन इसमें अधिक या कम वेटेज वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में जो है कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं। तो आप जान लीजिए, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, ये है दोस्तों राज्यसभा को इसके अंतर्गत जो है अनन्य अधिकार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करने का राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 312 में दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये राज्यसभा के अनन्य अधिकारों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। तो संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उसमें एक समान है, और संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसे दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा में कोई सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो उत्तर है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता तो बिल्कुल सही। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो कुछ नहीं होता है। सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति यानी संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो आप जान लीजिए, चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो स्थिति अलग थी, क्योंकि कई राज्य विघटित हुए हैं, कई राज्यों का सीमा परिवर्तन और उसमें नए राज्यों का गठन हुआ है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में पहले समान प्रतिनिधित्व था, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है। अब आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और इसी तरह गुजरात और मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। तो इस तरह से
आप देखिए आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें। और वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का समूह जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, ओडिशा राजस्थान में 10 सीटें, बिहार पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब असम तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और आप देख लीजिए एनसीटी यानी एनसीआर क्षेत्र में 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में एक एक सीट है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान, किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो आप जानते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को जो है 31 सीटें आवंटित हैं वर्तमान में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट जाने से वहाँ पर 16 से 11 सीटें रह गई हैं। बिहार में 22 सीट थी, झारखंड बन जाने से वहाँ पर 16 सीटें रह गई हैं। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। तो आप जान लीजिए कि अब ये जो है ये आंकड़े आपके सटीक नहीं होंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत पहले का पूछा गया है। सही अगला प्रश्न है नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में 16, तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 16 सीटें नहीं हैं। और अब वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है अगर जो देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं, वर्तमान में इसमें 16 सीटें थी। पहले इसमें 16 सीटें राज्यसभा में आवंटित थी और वर्तमान में 11 सीटें हैं। जब जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सृजन हो गया है तो 11 सीटें जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए आवंटित हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कितनी कितनी सीटें हैं? तो आप देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 19 राज्यसभा सीटें हैं और कर्नाटक में सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और पश्चिम बंगाल में कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर भी राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटों का मिलान करने के लिए कहा गया है। तो झारखंड में कितनी सीटें हैं आप जान लीजिए दोस्तों। राज्यसभा में जो झारखंड है, झारखंड राज्यसभा में अगर हम झारखंड के सीटों की बात करें तो झारखंड में जो है 6 सीटें हैं राज्यसभा की। बिहार में 22 सीटें थी, झारखंड बन जाने के कारण यहाँ पर सीटों की संख्या अब जो है 16 रह गई है, यानी 6 सीटें झारखंड में हो गई हैं। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया है तो वहाँ पर 3 सीटें राज्यसभा की हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा सीटों की संख्या आप देखिए, मध्य प्रदेश में पहले 16 सीटें थीं और अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया है तो वहाँ पर 11 और 5 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई हैं। पंजाब में दोस्तों राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा पंजाब में जो राज्यसभा सीटें हैं वो 7 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और झारखंड में 7 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब। तो राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और आप देख सकते हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा की राज्यसभा सीटों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18 और महाराष्ट्र 19। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में 18 नहीं बल्कि अब वर्तमान में 11 जो है राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से 3 हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 6 और जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो आपको बताना है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कहाँ पर प्राप्त है। तो ये संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और आप जान लीजिए संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। संघ क्षेत्रों से 3 जो है दिल्ली से, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। और शेष संघीय क्षेत्रों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। कथन 1 आपका है, आप देख लीजिए, कथन 1 है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये आपका गलत है। और दूसरा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो बिल्कुल केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति जो है उस सदन का सदस्य होता है। इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष, तो यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा का अध्यक्ष, तो सही उत्तर है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। और संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो ये दोस्तों कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो ये राज्यसभा के बारे में है। राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन एक राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं? तो सही उत्तर है वेंकैया नायडू राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। या फिर कहा जाए भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर है 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। और भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा इसमें अस्थायी सदन होता है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सबसे पहले इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो यहाँ पर देखिए, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हों, वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं।
तो वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन में हमने भारत के संसद के महत्वपूर्ण अंग राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।